चलिए शुरू करते हैं। साउंड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साउंड एंड वेव्स, ध्वनि एवं तरंग। साउंड एंड वेव्स, इसको हम हिंदी में लिखेंगे ध्वनि व तरंग। अब दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या होती है और तरंग क्या होती है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्वनि व तरंग। ध्वनि व तरंग। अब दोस्तों, ध्वनि और तरंग को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ध्वनि क्या चीज है। तो इसको देख लीजिए, डायग्रामेटिकली देख लीजिए कि ध्वनि क्या है और इसकी शुरुआत होती कहां से। ये एक सोर्स है। सोर्स मतलब स्रोत। दोस्तों, ये एक स्रोत है और इसमें जो है कंपन हो रहा है। जब इसमें कंपन होता है तो इसके माध्यम से जो कण हैं वो भी आगे पीछे जाते हैं और वो एक तरंग के माध्यम, तरंग के प्रकार में गति करते हैं। गति करते हुए आगे बढ़ते हैं और यही गति करते हुए कानों को सुनाई पड़ते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि। क्या बोलते हैं दोस्तों? ध्वनि। स्रोतों के द्वारा कंपन पैदा किए जाते हैं और कंपन जो है तरंग के माध्यम से, तरंग के रूप में एक माध्यम से गति करते हुए कान पटल पर सुनाई देते हैं और इसी चीज को क्या बोलते हैं? ध्वनि। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि ध्वनि क्या चीज है और तरंग क्या चीज है। ध्वनि जो है अंतिम प्रोडक्ट है। क्या है? अंतिम प्रोडक्ट। जो लास्ट में हमें सुनाई दिया ये है ध्वनि। और जिस प्रकार से ये वेव मूव कर रहा है, ये देखिए, ये साउंड जो ट्रेवल कर रहा है ये किसके फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है? तरंग के। तो आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि ध्वनि क्या चीज है और तरंग क्या चीज है। अगला अब हम देखते हैं कि हमारे तरंगे या ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट, वेव्स क्लासिफिकेशन, तरंगों के प्रकार। तरंगों के प्रकार। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि तरंगे जो हैं दो प्रकार की होंगी। क्या होते हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहला, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे, इनको संचारण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिनको संचारण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इनको इंग्लिश में मैकेनिकल वेव्स बोला जाता है। मैकेनिकल वेव्स। और इसका उदाहरण है हमारी ध्वनि तरंगे। क्या है? ध्वनि तरंगे। उसके बाद आती हैं आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स, अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स यानी अयांत्रिक तरंगों को ट्रैवल करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, यानी निर्वात में भी ट्रैवल कर सकती है। इनकी अब खासियत यह है कि निर्वात में भी ट्रैवल कर सकती है और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग, ये प्रकाश तरंग है, ये निर्वात में ट्रैवल कर सकती, जबकि ध्वनि ट्रैवल नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे केवल माध्यम में ही संचारित हो सकती हैं और जबकि प्रकाश तरंगे निर्वात में भी ट्रैवल कर सकती हैं। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहा जाता है। प्रकाश तरंगों को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे।
विद्युत चुंबकीय तरंगे अयांत्रिक वेव्स हैं, यानी इन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है संचरण करने के लिए। तो तरंगों के हमारे दो प्रकार हो गए, एक तो हमारी हो गई यांत्रिक तरंगे, दूसरी अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता होती, अयांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनके पार्ट्स की यांत्रिक तरंगों के कितने प्रकार हैं और अयांत्रिक तरंगों के कितने प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, यांत्रिक तरंगों के प्रकार। यांत्रिक तरंगों के प्रकार। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जो संचारण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता महसूस करती हैं। अब ये दो प्रकार की होती हैं आपकी, एक होती है आपकी अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, दूसरी होती है आपकी अनुप्रस्थ। अब आप सोच रहे होंगे ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ क्या चीज है। देखिए, जब भी किसी माध्यम से कोई तरंग गुजरती है या गति करती है तो वो दो तरीकों से गति कर सकती है। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। या तो वो अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से गति करेगी इस तरीके से, या तो आपके इस तरीके से दबाव के माध्यम से। इसको हम संपीड़न और विरलन कहा जाता है, संपीड़न और विरलन। दो तरीके हैं आपके, या तो वो अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से यांत्रिक तरंगे ट्रेवल करती हैं, या तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंगे जो हैं संपीड़न और विरलन, अंग्रेजी में संपीड़न को कॉम्प्रेशन कहा जाता है, कॉम्प्रेशन, और विरलन को रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेयर फ्रैक्शन। इसके माध्यम से संचारित होती हैं। अब देखिए, यांत्रिक तरंगे के दो प्रकार हो गए, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य हो गया आपका, दूसरा हो गया अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य तरंगे वो हैं जो कि किसी भी रेखा के 90 डिग्री, अनुप्रस्थ तरंगे वो हैं जो 90 डिग्री के कोण पे ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ती हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगे वो हैं जो कि किसी भी माध्यम में दबाव के प्रेशर में कहीं कंप्रेस होती हैं, कहीं आगे बढ़ती हैं, कहीं कंप्रेस होंगी कभी आगे बढ़ेंगी, कभी कंप्रेस कभी आगे, इस तरह से संचारित होती है। ठीक है, ये कहीं कहीं पे कंप्रेशन है उसको संपीड़न बोलते हैं, और जहां पे दूर हटती हैं उसे विरलन बोलते हैं। दोस्तों, साउंड जो है, ध्वनि जो है हमारी इसी माध्यम से, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के माध्यम से आगे बढ़ती है, यानी ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है, इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं। हमने अभी तक ये समझा कि तरंग कितने प्रकार की होती है। तरंग दोस्तों दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिनको संचारण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। अयांत्रिक तरंगे वो तरंगे हैं जिनको संचारण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंगों के प्रकार क्या हो सकते हैं दोस्तों? जैसे ध्वनि तरंग। अयांत्रिक तरंगों के प्रकार हो सकते हैं जैसे आपकी प्रकाश तरंग। अब हमने देखा कि हमारी यांत्रिक तरंगे जिनको किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये कितने प्रकार की हो सकती हैं। एक माध्यम में तरंग के गति करने के दो ही प्रकार है या दो ही नमूने हो सकते हैं। एक तो ये 90 डिग्री के एंगल पे कंपन करते हुए आगे बढ़े, जिसे हम अनुदैर्घ्य बोलते हैं, ये सॉरी अनुप्रस्थ बोलते हैं, या तो फिर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के माध्यम से, संपीड़न और विरलन के माध्यम से तरंग एक माध्यम में गति करते हुए आगे बढ़े, जिसे हम अनुदैर्घ्य बोलते हैं। ध्वनि हमारी अनुदैर्घ्य तरंग है, और बाकी तरंगे जैसे लाइट वेव, लाइट वेव हमारी क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रांसवर्स। इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं
अनुप्रस्थ को बोलते हैं हमारी ट्रांसवर्स इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखना है ध्वनि के बारे में। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। ध्वनि, अभी तक तो हमने तरंगों के बारे में पढ़ा, अब हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे कि ध्वनि जो है क्या है। ध्वनि मैंने आपको पहले बताया कि एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है, एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। यांत्रिक तरंगों का कौन सा पार्ट है, ये अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडनल। इसको संचारण के लिए इसके जो कण होते हैं माध्यम के, वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के माध्यम से संचरण करते हैं। संपीड़न और विरलन, जो कण है इसके, जैसे ये कोई स्रोत है और ये इस तरह से कहीं कहीं पे कम कहीं कहीं पे ज्यादा आगे बढ़ती रहती है, संचरण करती है, और इसको हम बोलते हैं संपीड़न और विरलन। कंप्रेशन को बोलते हैं संपीड़न, ये संपीड़न की घटना है, और ये यहां पे जो होता है ये विरलन हो रहा है। ये बहुत ही हल्के हल्के थोड़े दिखते हैं, बस दूर दूर होते हैं, ठीक है, दूर दूर हो जाते हैं। कंप्रेशन यहाँ पे बहुत कंप्रेस हो जाती है, बहुत पास पास आ जाते हैं कण, यहाँ पे दूर हो जाते हैं, यहाँ फिर पास आ गए, यहाँ कण फिर दूर हो गए, और यहाँ पे कण फिर पास आ गए। इसी प्रक्रिया के माध्यम से ध्वनि हमारी संचरित होती है माध्यम में। तो ध्वनि के आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके, कि ध्वनि हमारी पहली तो यांत्रिक है, यांत्रिक तरंगे हैं। दूसरा ध्वनि हमारी अनुदैर्घ्य है, तरंगे हैं। तीसरा ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के माध्यम में गति करती है, ठीक है। उसके बाद ध्वनि तरंगों की जो चाल है वो किस चीज पे निर्भर करती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगी दोस्तों? ठोस में होगी, उसके बाद द्रव्य में, और सबसे कम गैस में। फिनोमेना देखा होगा, जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी आ रही है, तो रेलगाड़ी की जो पटरी है, अगर उस पटरी पे आप कान रखेंगे तो आपको जो है रेलगाड़ी की आवाज पहले महसूस हो जाएगी, और रेलगाड़ी आपकी साउंड उसकी बाद में आएगी। क्यों? क्योंकि साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन गैस। साउंड को ट्रेवल करने के लिए हवा चाहिए, वायु के जब माध्यम से आपके कानों तक रेलगाड़ी की आवाज आएगी, उससे पहले उसकी पटरियों पर जब आप कान रखेंगे उससे आपको ध्वनि मिल जाएगी। तो हमें ये जानकारी मिलती है कि साउंड की जो स्पीड है वो ठोस में ज्यादा है और द्रव्य में उससे कम और गैस में सबसे कम। इसलिए हमने कई बार देखा होगा कि जब भी आपने देखा होगा कि किसी हथौड़े को किसी लोहे पे मारते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड हमेशा सॉलिड्स में ज्यादा प्रोड्यूस होगी, लिक्विड्स में उससे कम और सॉलिड गैस में सबसे कम, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण। अब आप दोस्तों, हम आपको यह बताएंगे कि ध्वनि तरंगों का आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण करना भी जरूरी है। जैसे कुछ ध्वनियां हम सुन पाते हैं, कुछ ध्वनि को कुत्ते, बिल्ली, जानवर, चमगादड़ ही सुन पाते हैं। कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जिससे हमें बहुत शोर सुनाई पड़ता है। तो ये
किस तरह की ध्वनियां हैं और कहां कहां तक की इनको किस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। ध्वनि तरंगों का हम आवृत्ति के आधार पर 4 तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। कौन कौन तरीके हैं? 4। पहला है आपका अपश्रव्य वेव्स, अपश्रव्य वेव्स यानी अपश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक, ये आपका पहला प्रकार है अपश्रव्य तरंगे। अब अपश्रव्य तरंगे हमारी क्या होती हैं? अपश्रव्य तरंगे वे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। कहां से दोस्तों? 20 हर्ट्ज से कम, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे हर्ट्ज क्या है? ये हर्ट्ज क्या है? ये दोस्तों फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। 1 सेकंड में कितनी बार कंपन होता है, बस इसी चीज को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मात्रक। क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि जो है कंपन से उत्पन्न होती है और कंपन कितनी बार 1 सेकंड में होता है, बस इसी चीज को आवृत्ति बोलते हैं। और आवृत्ति जिसकी 20 हर्ट्ज से कम होगी उनको हम इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, यानी अपश्रव्य तरंगे। दूसरी आपकी तरंगे आती हैं ऑडिबल वेव्स, जिनको मनुष्य के कान सुन सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे। इनकी आवृत्ति कहां से कहां तक होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं, इसीलिए इन्हें श्रव्य ध्वनियां भी कहा जाता है। तीसरा हमारा प्रकार है ध्वनि तरंगों का आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण का, हमारा आता है पराश्रव्य ध्वनियां। कौन सी है दोस्तों? पराश्रव्य, पराश्रव्य ध्वनियां या पराश्रव्य तरंगे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इनकी आपकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और कहां तक होती है? बहुत अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियां हमारी क्या कहलाती हैं? पराश्रव्य तरंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और टर्म है जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है आप लोगों के लिए, जैसे हाइपरसोनिक वेव्स। हाइपरसोनिक वेव्स जिन्हें हम कहते हैं अति ध्वनि तरंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों? अति ध्वनि तरंगे। चौथा इसका प्रकार है अति ध्वनि तरंगे, अति ध्वनि तरंगे, उनको बोलते हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक वेव्स, इन तरंगों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है, 1 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा होती है। इससे अक्सर कांच के शीशे वगैरह जो होते हैं बड़ी बड़ी इमारतों में लगे हुए टूट जाते हैं, इनकी आवृत्ति इतनी तेज होती है। एक हाइपरसोनिक विमान जब भी इन तरंगों को छोड़ता है, यानी किसी भी आसमान से गुजरता है, तो आस पड़ोस की दीवारों या जहां बड़ी बड़ी इमारतों में लगे हुए कांच टूट जाया करते हैं। ठीक है, तो ये है हाइपरसोनिक वेव्स। अब एक और रिवाइज कर लेते हैं कि ध्वनि का जो वर्गीकरण हमने बताया है आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण 4 तरीके से होता है: अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव, श्रव्य तरंगे और अतिध्वनि तरंगे। 20 हर्ट्ज से कम वाली तरंगों को हम बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जिसके हमारे कान सुन सकते हैं उन्हें हम श्रव्य तरंगे बोलते हैं। उसके बाद पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। उसके बाद अतिध्वनि तरंगे वे तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से अधिक होती है। इन तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, बहुत तेज आवाज होती है, ये हमारे कान के लिए बहुत हार्श होती है। इससे इतनी ज्यादा ऊष्मा या एनर्जी पैदा होती है, इससे आस पड़ोस के जब विमान हाइपरसोनिक निकलते हैं तो वहां की
कांच टूट जाया करते हैं। अब आप देख लीजिए इनको सुनने के लिए कि अपशब्द तरंगों को कौन कौन सुन सकता है। ऑडिबल वेव्स तो हमारे मनुष्य सुन सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ठीक। अपशब्द तरंगे, कई बार पेपर में पूछा गया जाता है कि गैंडा कौन सी तरंगे सुन सकता है, या कबूतर कौन सी तरंगे सुन सकता है, या हाथी कौन सी तरंगे सुन सकता है। दोस्तों ये तीनों ही जानवर आपके इंफ्रासोनिक अपशब्द तरंगे, गैंडा, कबूतर, हाथी, ये इस तरह के जानवर जो हैं हमारे इंफ्रासोनिक यानी अपशब्द तरंगों को सुन सकते हैं। मनुष्य के कान हमारी श्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। चमगादड़ और बिल्ली इस तरह के जानवर पराशब्द ध्वनियों को या पराशब्द तरंगों को सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखते हैं तरंग का निरूपण मतलब एक तरंग कैसे किसी माध्यम में संचारित करती है, और तरंग से संबंधित हमारी क्या क्या शब्दावलियां हैं कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आपके होते हैं। कि एक तरंग जब भी किसी माध्यम से संचारित की जाती है तो वो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका क्रस्ट इंटरप्ट क्या होगा, श्रृंगीय गर्त क्या होगा, या फिर वेवलेंथ क्या होगी। इन सभी तरह की शब्दावलियों से आज हम परिचित आपको कराएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये जो इसका सबसे ऊपर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दोस्तों आपको दिख रहा है, ये कोई तरंग है, ये आपकी ट्रांसवर्स वेव है, यानी अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों। अनुप्रस्थ तरंग किसी माध्यम से जब गुजर रही है तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर को देख रहे हैं या नीचे को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये इसको हम आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम पहला आपका है तरंग शब्दावली में सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो है आयाम। क्या पढ़नी है दोस्तों? आयाम। किसी माध्यम से तरंग के गुजरने पर जो अत्यधिक या अधिकतम विस्थापन होता है उसी को हम आयाम बोलते हैं। किसी माध्यम से किसी तरंग के गुजरने पर जो अत्यधिक या अधिकतम विस्थापन होता है इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? आयाम। नोट कर लीजिए, किसी माध्यम में तरंग के गुजरने से उत्पन्न अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। आयाम। अब बहुत से हमारे मित्र जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा। उनको एम्पलीट्यूड पता होता है, वेव का एम्पलीट्यूड दोस्तों क्या होगा? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव्स व्हेन ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम और प्रोपोगेटिंग थ्रू ए मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दोस्तों, अधिकतम विस्थापन। जब एक वेव किसी माध्यम से संचारित की जाती है जो अधिकतम विस्थापन होता है, यही इसका आयाम कहलाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम ये देख रहे हैं, ये दो श्रृंग दिख रहे हैं आपको, ये एक ये श्रृंग है और ये एक श्रृंग है। ठीक है, इसके बीच में ये आप यहां पे आप देख सकते हैं ये तरंग दैर्घ्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होता है दोस्तों? दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग लंबाई या फिर वेवलेंथ कहा जाता है। एक बार पुनः सुनिए, दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों
दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग लंबाई या फिर तरंग लंबाई कहा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वेवलेंथ बोलते हैं। इसका मात्रक क्या है दोस्तों? मीटर। वेवलेंथ कहाँ में नापी जाती है? हमारी मीटर में नापी जाती है। अब ये देखिए, ये तो ट्रांसवर्स वेव का केस है। ये अनुप्रस्थ तरंगों में इसको दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों की दूरी लिया जाता है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी ध्वनि तरंगों का प्रकार होता तो क्या होता है? इसे संपीड़न और विरलन, दो क्रमागत संपीड़न और विरलनों के बीच की दूरी को तरंग लंबाई या फिर वेवलेंथ कहा जाता है। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। तरंग लंबाई या वेवलेंथ किसे कहा जाता है? दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। वेवलेंथ कहा जाता है। दोस्तों वेवलेंथ दो प्रकार की होती है। वेवलेंथ दो प्रकार की होती है, मतलब एक तो आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इसकी वेवलेंथ बनेगी, एक आपके ट्रांसवर्स में। ट्रांसवर्स का आपका केस दिखा दिया, दो क्रमागत श्रृंगों और गर्तों में। इसमें क्या होता है? संपीड़न और विरलन, दो संपीड़नों, क्रमागत संपीड़न और विरलनों के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है? तरंग लंबाई यानी वेवलेंथ। इसका मात्रक क्या है? मीटर। मीटर में नापी जाती है। अब आपका अगला आ जाता है आवर्तकाल। आवर्तकाल, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। एक पूर्ण तरंग को एक बिंदु से होकर गुजरने वाला समय, क्या बोला जाता है? आवर्तकाल या फिर टाइम पीरियड। यानी एक तरंग को एक सेकंड में संचालित करने के लिए जो समय लगता है वही हमारा क्या हो जाता है? वो हो जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में ध्वनि तरंग द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, एक सेकंड में ध्वनि तरंगों द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। चलिए दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसमें टॉपिक आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं इस फिगर में कि यहां से यहां तक की एक गर्त और एक श्रृंग के बनने में जितना समय लिया जाता है उसे हम टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड या आवर्तकाल। एक गर्त स्लैश एक श्रृंग, एक गर्त या एक श्रृंग, सॉरी, एक गर्त और एक श्रृंग के बनने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। तो दोस्तों यहां पे देखिए, एक गर्त और एक आपका श्रृंग के बनने में जो समय लग रहा है इसी को हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आवर्तकाल। अगला देखिए आपका आवृत्ति। इसका चौथा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आ रहा है वो है आवृत्ति। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में
एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में लगाए हुए, किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आपको बताया है कि तरंग जो है या साउंड जो है कंपन के माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है। तो जब कंपन करता है तो वो एक सेकंड में चक्कर लगाता है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। उसी चक्रों को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके चारों चीजें इंपॉर्टेंट रही प्रोपगेशन ऑफ साउंड, यानी तरंग का निरूपण से चार आपकी चीजें निकल के आती हैं। देखिए, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यह आपका क्या कहलाता है, आयाम, एम्पलीट्यूड। उसके बाद दो क्रमागत शंगों और गर्तों की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य या फिर आपका वेवलेंथ बोलते हैं। आवर्तकाल, एक क्रम और एक शंग के बीच में लिया गया समय, ये क्या बोला जाता है, आपका आवर्तकाल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, एक किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति बोली जाती है। इसका मात्रक हर्ट्ज है दोस्तों, हर्ट्ज। इसका मात्रक क्या है, हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज के नाम पे इसका मात्रक हर्ट्ज रखा गया था। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे।